छंद वर्ण अथवा वर्णों के समूह को पाद मानकर रचे हुए वाक्य समूह को छंद कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, वर्ण अथवा वर्णों के समूह को, वर्ण होते हैं अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स का जो समूह है, ठीक है, अल्फाबेट का जो समूह है, जितने भी वर्ण होते हैं उनका समूह जो है वाक्य बन जाता है। समूह को पाद मानकर, वो जो समूह बनता है उसको पाद कहते हैं। रचे हुए वाक्य समूह को छंद कहते हैं। और ऐसा जो रच रच के एक वाक्य बनाया जाता है उसे छंद कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो छंद हैं वो कविताएं होती हैं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ पद्य से है, ठीक है, पद्य जिसको हम लोग कविताएं कहते हैं, काव्य। छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है? पिंगल मुनि, जिनको पिंगलाचार्य भी कहते हैं। छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, ये वेदों का ही निर्णय है कि उन्होंने छंद को अपने पाँव जैसा माना हुआ है, क्योंकि जो वेद हैं वो भी कविताओं में ही लिखे गए हैं। तो समझ में आ गया होगा। हमारी इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो और भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप उन सबको भी देखें। छंद को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं, अभी हम छंद के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो तो आप देखते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, मुझे खुशी होगी। वीडियो लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पाद। पाद जिसको हम चरण भी कहते हैं ना, जैसे हमारे तो चरण दो हैं मनुष्यों के, लेकिन जब बात करते हैं किसी काव्य की तो उसके चार चरण होते हैं। याति होता है रुकना, याति क्या होता है? रुकना। श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना याति कहलाता है, ठीक है। जब श्लोक के बीच में हम रुकते हैं ना थोड़ी देर, तो उसको याति कहते हैं। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं वैदिक छंद और दूसरे होते हैं लौकिक छंद। दो प्रकार के हो गए ना छंद, एक तो हो गए वैदिक और दूसरे हो गए लौकिक। तो अब बात करते हैं उसके बाद। लौकिक छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जो है और मात्रिक छंद जो हैं वो क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ आप मतलब खुद भी समझ रहे होंगे। वर्णिक छंद होते हैं जिनमें वर्णों का इंपॉर्टेंस होती है, मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की इंपॉर्टेंस। चलिए देखते हैं क्या है मात्रिक छंद। मात्रा पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रा पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनमें कितनी मात्राएं हैं इस लाइन में ये सब गिना जाता है। अगर 10 मात्राएं आ गई तो इसमें कौन सा छंद है, 15 आ गई तो इसमें कौन सा छंद है? मात्रा। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। मात्रा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है ना, ये तो हम सब जानते ही हैं। एक होता है जिसको हम छोटा कहते हैं, एक होता है बड़ा। वैसे ही ह्रस्व हो गया लघु, और दीर्घ हो गया गुरु, और प्लुत हो गया सबसे बड़ा। तो ह्रस्व लघु इसको एक मात्रिक कहते हैं, इसमें 1 सेकंड का समय लगता है। दीर्घ गुरु द्विमात्रिक कहते हैं, इसमें 2 सेकंड का कम समय लगता है। और प्लुत त्रिमात्रिक, इसमें कोई सेकंड नहीं, इसको आप बढ़ा के भी बोल सकते हो। जैसे ओम जो है वो हमेशा प्लुत में ही बोला जाता है, ओम इस तरह से बोला जाता है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं अब आगे। उदाहरण दे दिया यहाँ पर आर्या मात्रिक छंद। आर्या मात्रिक छंद। मात्राओं के नियम जो हैं वो देख लीजिए 5। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व, पूर्व तो कहते हैं पहले वाले, है ना। संयुक्त वर्ण यहाँ भी आपको दिखे संयुक्त वर्ण, उसे पूर्व वाला वर्ण जो है गुरु माना जाएगा। जैसे अंबर, जैसे क्या दिख रहा है आपको? अंबर। फिर उसके बाद यज्ञ, यहाँ कक्ष। फिर उसके बाद अविलंब, है ना। तो इसमें गुरु आपको दिख रहा होगा।
विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे हरि, रामः। अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे हरिम और रामम। दीर्घ वर्ण गुरु माना जाता है, रमा, लता। फिर 5th नंबर पे पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु गुरु मान लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। क्ष हो गया, हलंत का और शाह मिलकर के बनता है। त्रा हो गया, ता हलंत और रा मिलकर के, और ज्या हो गया, जा प्लस ञ मिलकर के, और स्रा हो गया, सा प्लस रा मिलकर के। अब बात करते हैं, हमने पहले की बात लौकिक छंदों की, अब बात करते हैं वर्णिक छंद। पहले मात्रिक छंद या वर्णिक छंद। यहाँ वर्ण गिने जाते हैं, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़े लेवल का पूछा जाता है कि बार इंटरव्यू में वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत बता देना समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। तो इसमें जो गण हैं उनकी बात होती है। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। गण मुख्यतः 8 होते हैं, ठीक है। प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर बनता है। गण मुख्यतः 8 होते हैं, 3 वर्णों से मिलकर बनता है। देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्म है, यमाता राज बान सा लगा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म, यमाता राज भान सा लगा। शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको आप याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं ना। यमाता मतलब सबसे पहले आ गया यगन, और माता आ गया, माँ से आ गया मगन, फिर ता से आ गया तगन, फिर रा से आ गया रगन, फिर जा से आ गया जगन, फिर भा से आ गया भगन, फिर ना से आ गया नगन, सा से सगन, ला से लगन और गा से गगन। सगन लगाहा, ला गाहा लगन गगन नहीं है, ला हो गया लघु, गाहा हो गया गुरु, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप। यगन में क्या होता है ना। यगन में आप देख रहे होंगे ना, पहला लघु है, आदि लघु है, फिर जिसमें आदि लघु होता है। ये जो सिंबल देख रहे हैं ना ऊपर 1SS, एक का मतलब हो गया लघु, 2 का मतलब, S का मतलब 2 है ना, 2 मतलब दीर्घ। इसमें आदि लघु है वो यगन होता है, जिसमें सभी गुरु होते हैं वो मगन होता है। गुरु ही है, देखो माँ भी गुरु, ता भी गुरु, रा भी गुरु, मतलब तीनों दीर्घ हैं। जिसमें अंत लघु है वो हो गया तगन, जिसमें मध्य लघु है वो है रगन, जिसमें मध्य गुरु है वो है जगन, और आदि गुरु भगन। मानस लिखा है ना यहाँ पर, इसमें आदि गुरु है। फिर नगन में न सर्व लघु है, इसमें नगन। फिर उसके बाद अंत गुरु है, उसमें सगन। फिर ल में लघु और गाह में गुरु। तो इस तरह से हो गए ये कौन से छंद थे? वर्णिक छंद। तो छंद के कुछ नाम हैं, देख लो। छंद के नाम की बात करते हैं और लक्षणों की बात करते हैं। छंद का नाम, लक्षण और उदाहरण भी यहाँ हम पेश कर रहे हैं। सबसे बात करते हैं पहले अनुष्टुप छंद की। अनुष्टुप छंद में होते हैं 8 वर्ण, ठीक है। और एक पाद में होते हैं 8 वर्ण, और 4 पाद हो गए तो कितने हो गए? 32। ज़्यादातर गीता जी जो हैं वो भी अनुष्टुप छंद में ही लिखी हुई हैं। ज़्यादातर अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया जाता है। दुर्गा सप्तशती अनुष्टुप छंद में ही ज़्यादातर प्रयोग की गई है। अनुष्टुप छंद में छोटे श्लोक होते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। वैसे यहाँ एक श्लोक लिखा भी है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम आगे संति त्रयो गुणाः। ये उदाहरण भी इसी तरह का दिया गया ताकि आपको श्लोक याद कर लें आप, तो आपको और भी लाभ होगा। कालिदास की जो उपमा है
अलंकार वो प्रसिद्ध है, 12वीं का अर्थ गौरव और दंडी का बदला लिखती है, और माघ में तीनों ही गुण है। माघ नाम के कवि थे शिशुपाल वत्स जिन्होंने लिखी है। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं आप गिन लो, यहाँ 4 पाद लिखे ना, तो चारों पादों में आपको दिखेगा कि 8-8 अक्षर हैं और टोटल वर्ण कितने हैं 32। फिर बात करते हैं हम लोग इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण जो हैं होते हैं एक पाद में। अर्थो ही कन्या पर की है वो, एक श्लोक है विज्ञान शकुंतलम का, उसमें इंद्रवज्रा 11 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण हमेशा गुरु होता है इसका। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग उपेंद्र वज्रा की। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं और इसमें भी 44 होते हैं। बस इसमें शर्त यह है कि इसमें जो पहला अक्षर होता है वो लघु होता है हमेशा। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग उपजाति की। उपजाति इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। देखिए आप देख रहे हैं इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा का मिश्रित छंद है उपजाति। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें उपजाति छंद है। अब बात करते हैं हम लोग वंशस्थ छंद की। वंशस्थ मतलब वाह हो रहा है 12 वर्ण होते हैं इसमें। वंशस्थ 12 वर्ण, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48। पहला वर्ण हमेशा जगन होगा। जगन का ये था कि पहला लघु रहता है और अंत भी लघु होता है, उसमें उसको जगन बोलते हैं ना। तो जगन में देखिए वंशस्थ छंद में तथा समक्षम दहता कुमार संभव का जो पंचम सर्ग का पहला श्लोक है उसका उदाहरण दिया हुआ है। इसमें कौन सा छंद है वंशस्थ। फिर उसके बाद बात करते हैं हम द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं और 48 टोटल वर्ण होते हैं। बस पहला गण जो है वो नगन होता है। ठीक है, नगन जिसमें तीनों लघु रहते हैं ना, फर्स्ट वाले तीनों की तीनों लघु। क्या बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ण होते हैं। 12 इंटू 4 करेंगे 48, पर इसमें शर्त है कि इसमें मगन रहता है सबसे पहले। पहला लघु फिर दीर्घ फिर दीर्घ। महेशा सुरेशा परेशा परात्मा। तो ये भुजंग प्रयात की बात की हमने। अब हम बात करते हैं वसंत तिल का। बहुत फेमस छंद है वसंत तिल का। इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं और टोटल वर्ण होते हैं इसमें 56। फिर बात करते हैं मालिनी का। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं और 15 इंटू 4 करेंगे 61 होते हैं। फिर शिखरिणी, शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं और पहला वर्ण हमेशा लघु रहता है और टोटल वर्ण होते हैं इसमें 68। फिर मंदाक्रांता की बात करते हैं। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और 68 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण गुरु होता है। शांताकारम भुजग शयनम, इसमें मंदाक्रांता छंद है। शार्दूल विक्रीडितम में 19 वर्ण और 19 इंटू 4 करेंगे तो 76 वर्ण। स्रगधरा में 21 वर्ण, 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 वर्ण। वर्णों को गिनते समय हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, हलंत वर्णों को नहीं गिनता है। हलंत वर्ण किसी भी काम के, हलंत मतलब आधे अक्षर, वो किसी भी गिनती में नहीं आते। तो उम्मीद है वीडियो आप अभी तक देख ही रहे होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हम मात्रिक छंद की बात करते हैं। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थक 15 सार्थः। इस श्लोक का अर्थ डिस्क्राइब किया। देखो, प्रथम तृतीय पाद में 12 मात्राएं होती हैं। पहले और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं। कुल कितनी मात्रा होगी 57। तो मात्रिक छंद होता है।
तो दानं भागो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वितस्य जो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। वो यहाँ आप देख लो, प्रथम पाद में 12 हैं, द्वितीय पाद में 18, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14। तो किस तरह से काउंट किया है वो भी आप देख सकते हैं। पहले दीर्घ आपको दिख रहा होगा, फिर दानम, दा और नम पहले ही हमने पढ़ा था, जिसके साथ मात्रा होती है वो दीर्घ होता है, और जिसके ऊपर अनुस्वार होता है वो भी दीर्घ गिना जाता है हमेशा, है ना। तो ये मात्रिक छंद का भी हमने एक उदाहरण दे दिया। तो आगे वाली वीडियो में आप लोग धातु रूप लकारों के विषय में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और बहुत इंटरेस्टेड वीडियोस हैं, हम आपको पूरी संस्कृत जो है यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, धन्यवाद।